अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके नौलखा में मंशियात फरोशों की फायरिंग से एक नौजवान जान बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस के ऊपर ही इल्ज़ामात के निश्तर दाग दिए। इसमें कितनी सदाकत है, मुल्जिमान ने मकतूल को क्यों कत्ल किया, वजह अहनात क्या थी, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और मुद्दई मुकदमा पुलिस के साथ क्यों तावन नहीं कर रहे, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये थाना नौलखा की हदूद में पेश आया था, जहाँ पर मामूली तलकलामी बताया जाता है कि जिसके ऊपर पहले उसके मकतूल के सर में डंडा मारा गया, जिससे वो ज़ख्मी हो गया और बाद में मामला इस हद तक बढ़ा के फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया गया। नौलखा पुलिस ने 3 मुल्जिमान को राशिद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया हुआ है। तीनों मुल्जिमान इस टाइम पुलिस की हिरासत में हैं। उनसे जानते हैं कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया और कैसे इतनी तैश आ गई कि एक शख्स की जान ले ली, और इनको पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो इनके ऊपर सारों के ऊपर क्या एलिगेशन है, सबसे पहले जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? कामरान किधर के रहने वाले? बाती ग्राउंड। क्या हुआ, क्या उस दिन वक़ूआ क्या हुआ, किसको कत्ल किया तुम लोगों ने? मरने वाला जसर राशिद है। अच्छा, हवाई फायरिंग हुई है, हमने सामने क्रॉस फायरिंग हुई है, और अचानक वो सामने आ गया। यानी तुम लोगों की राशिद से दुश्मनी नहीं थी? कोई राशिद ना, साड़ी दुश्मनी नहीं की, कोई ऐसा लेन देन नहीं और नहीं था, वो अचानक सामने आया सर। वैसे राशिद को जानते थे तुम? हाँ जी। वो कौन है, वो क्या करता था? विकास गैंग का बंदा, पाउडर सप्लाई करता उन्होंने। ठीक है, विकास गैंग का जी। ये लाहौर में गैंग काम करता है? उधर पाथी ग्राउंड में गैंग है ये इनका। अच्छा। पाउडर सप्लाई करते हैं, बहुत भारी मकदार में करते हैं वो। ये जो नशे के लिए इस्तेमाल होता है, जो नशे के लिए मंशियार में जो इस्तेमाल होता है। ये उनका ही बंदा था, ये अचानक आ गया। तो फायरिंग किस फायर मेरी और विकास की आमने सामने हो रही थी? किसकी? विकास की और मेरी। अच्छा। और फायर अचानक उसको लग गया, वो अचानक बीच में आ गया। तो तुम्हारी और विकास गैंग की फायरिंग आपस में क्यों हो रही थी, क्या हुआ था? ऐसे वजह थी ਵੇਚਣ ਮਚਾਉਂਦੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। तो राशिद से पहले भी कोई झगड़ा वगैरह हुआ? कोई कभी झगड़ा नहीं हुआ? कोई विकास से कोई पहले झगड़ा होता? नहीं। तो जिस इलाके में तुम रहते हो, कितने अरसे से रह रहे हो वहाँ पे? हमें तो काफ़ी देर हो गई है, 50-60 साल हो गए। और ये जो मंशियात बेच रहे हैं, इनको कितना अरसा हो गया? ये तो शुरू से इन्होंने बचपन ही काम है, पैदाइशी काम है इन्होंने, विदाइशी काम इन्होंने कर रहे प्यो हैं। का भी काम है, इन्होंने बच्चियों का भी काम है। तो फिर तुम लोग बीच में क्यों कूदे? और भी तो मोहल्लेदार थे, पुलिस को शिकायत करते, तुमने क्यों फायरिंग बड़े की? कर दें दरखास्तां, पुलिस भी जाती है, चले जाती, वापस हो जाते हैं, भज जाते हैं। हाँ, और बड़े विच मामला तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਨੇ ਤਲਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पुलिस के साथ? ਹਾਂ, ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, हाँ हाँ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है। अगर वो मंशियात बेचते थे, तुमने क्यों फायरिंग की? तुम्हें क्या मसला था? तुम भी कोई मंशियात का कारोबार करते हो? ਝਗੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ। तुम? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। लेकिन तुमने भी कहा कि उनका तो पुलिस के साथ फिटिंग सारी है। ਵੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਵੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। उस दिन फिर विकास किस बात के ऊपर आया तुम्हारे पास, क्या बात हुई? ਐਸੇ ਵੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਐਸੇ ਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲਾ और तुम्हारी गोली से वो मर गया? ਜੀ। ठीक है। ये कौन है? ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। ये भी ਤਾਏ उधर ही ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਏ ਮੇਰਾ ਦਾ। जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? ਜਮੀਲ ਚ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਮੇਰਾ ਮਦਈਆਂ ਨਾਲ ਹਾਇਆ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਦਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਹਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਡੰਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਠੀਕ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਕੂਆ? ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਪੁੱਛ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਦਈਆ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਤਾ। ਸਰ ਮਦਈ 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ, 10 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਮਲਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਰ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕੀਤਾ ਦੇਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਾ ਨਾਲ ਹਾ ਦਿਓ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ, ਕਤਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਾਲ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਝਗੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਈ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਸ਼ਈ ਹੈਗਾ? ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਸਰ।
ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆ ਰਾਸ਼ਿਦ? ਆਪਸ 'ਚ ਪੋੜਰੀ ਝਗੜੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋੜਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ 3 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਲੂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਬਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਬੂਵੇ ਤੇ ਵੀ ਖੱਪ ਪਏਗੀ 3-3:30 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ 3-4 ਜਣੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ 3-4 ਜਣੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਗਿਆ ਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਲੂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਝਗੜਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਰਬਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਘਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਪੱਟੀ ਦੋ ਐਡੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਏ 1 ਤੇ 2, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਸੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਪੋਰਟਰ ਪਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 12-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ? ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਪ ਆਇਆ, ਸਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ? ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ? ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? डिप्टी साहब खुद घर गए ने, मैंने मेरा दोस्त दस जब डिप्टी साहब आपके वालिद को लेके गए जी, तो क्या पता चला आपको? झगड़े का पता लगा, तो वो लेके ने आ गए हैं। मैं और मेरे चाचू आए हैं पता करने, तो मुझे अंदर लेके आ गए हैं बस। आपके चाचू को भी पकड़ा पुलिस ने? नहीं, चाचू चले गए हैं, उसके बाद मैं इधर ही हूँ तब से। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਮਦਈਆ ਨੇ। ਮਦਈਆ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਸ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਚੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਡਕੈਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਕਦੀ ਸਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਡੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਵਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। राशिद नामी बंदा जो है वो फायरिंग के अंदर मरा है और जिन मुलजमान को पकड़ा हुआ है उनमें से एक कहता है कि इसकी फायरिंग, इसने राशिद को कत्ल इंटेंशनली नहीं किया, बल्कि इसकी लड़ाई किसी और के साथ हो रही थी और राशिद बीच में आ गया जिसकी गोली लगी। जबकि दो मुलजमान जो है वो कहते हैं कि उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने घरों में मौजूद थे जब पुलिस ने पकड़ा और इनको ये भी नहीं पता कि किसने गोली किसको मारी। वो तो इनको थाने आके मालूम हुआ है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने तीनों मुलजमान से तफ्तीश की। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ तक तफ्तीश पहुँची और तमाम का क्या किरदार जो है वो सामने आया।
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद साहब से जानते हैं। जवाद साहब, ये वकूआ हुआ क्या, आप लोगों को कैसे पता चला कि क्या वाक़या हुआ, और ये ईस्टर का दिन था शायद जिस दिन ये वकूआ? जी, ये 4 अप्रैल का वाक़या है ये, और ईस्टर का दिन था। हमें 15 की कॉल मिली है कि जी एक बंदे को फायर लगा है और वो उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। हम मौके पे गए हैं, मौके पे बॉडी तो नहीं मौजूद थी, लेकिन हमें बताया गया कि म्यू हॉस्पिटल चलेगी बॉडी। मैंने एक टीम वहाँ खड़ी की है, कॉर्डन ऑफ किया एरिया, और उसके बाद हम चले गए हैं म्यू हॉस्पिटल। वहाँ पे देखा है तो डेथ सर्टिफिकेट उसका लिया और उसको मॉर्ग जमा करवाया। जमा करवाने के बाद जब वापस आए हैं तो फिर हमने वहाँ से जो मौके के शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं। इकट्ठे करने के बाद जो अब हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो बात आ रही है वो ये है कि ये दोनों पार्टीज़ क्रिमिनल्स हैं बेसिकली। मरने वाला भी और मारने जी, वाला राशिद मसीह जो मकतूल है ये भी क्रिमिनल है, ठीक और है। जो जिसने मारा है फायर वो भी क्रिमिनल है। इनका आपस में ड्रग्स का बिजनेस यहाँ पे पाथी ग्राउंड में चलता है। अच्छा, कतल कलामी माफ, अभी आपने सुना जैसे ये मुलजिम कह रहे थे, वो कहता है कि मैंने गोली ज़रूर मारी है लेकिन हमारा किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, हम तीनों बिल्कुल नहीं, साफ हैं। 324 का कामरान का है रिकॉर्ड है जो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है उसका। अच्छा। और उसके अलावा ये जो है ऑर्डर का काम भी करता है हमारे इलाके पाथी ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो आपने 3 मुलजिमान पकड़े हैं जी। तीनों का किरदार क्या क्या है? जैसे ये एक वो कहता है कि मैंने सिर्फ गोली मारी है, 2 कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि बाहर बंदा मर गया था। जी नहीं, तीनों का करेक्टर है अंदर। अब मैं बताता हूँ आपको। जमील उर्फ चौगा, उसके घर के बाहर से लड़ाई शुरू हुई है। ईस्टर का दिन था, इबादत का दिन था। वो आए हैं बाहर आके थोड़ा सा गुलगपाड़ा कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। इससे नीचे आके आया है, उसने कहा यार लड़ाई ना करो, ठीक है। मैं करना नहीं चाहता लड़ाई। लेकिन उन्होंने कहा, वो फिर लड़ाई शुरू हो गई आपस में। इसमें ये तैश में आया, इसने ऊपर से जाके मटैर लेके आया डंडा, वो उसके सर पे मारा है। ठीक है। उससे इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। वो गुस्से में आया क्योंकि वो करिंदा था, दूसरे जिनका पाउडर बेचता था, वो उनको साथ लेके आया जब, तो फिर दोबारा इनकी लड़ाई शुरू। बेटा भी साथ था, मौजूद था आपस में, जब वो अपने वालिद को छुड़वा रहा था। उसके इसी इस्ना में ये जो पाउडर बेचता है नोमी, ये पीछे से आया गुस्से में कि जी मेरे रिश्तेदार की लड़ाई हो रही है, मैं बचाऊं। इसने आके 30 बोर के साथ फायर किया जो इसकी राइट रिब में लगा और उसके लेफ्ट हिप से निकला है। अच्छा। और उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई है वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि इनके घर के ऊपर भी फायरिंग की है, दूसरों नहीं, वकास उसके के ऊपर- शवाहिद अभी हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि देखें घर पे फायरिंग होती है, जितनी वो बताते हैं बातें, घर के बाहर फायरिंग हो तो खौल भी हमें मिले। बिल्कुल। जो जाए वकूआ है वहाँ से जो इनकी बातें करते हैं वो ऐसे कोई बताब कर नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, CDRs वगैरह हमने चेक किए हैं, उनके अंदर भी जो ये बातें बताते हैं कि इतने इतने लोग थे, वो भी टैली नहीं करते। ठीक है, ये मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ? ये मुकदमा जो है सलमान मसीह, कज़न है राशिद मसीह का, उसकी मुद्दत में दाखिल। तो मकतूल के वालदैन बहन वालदा है, लेकिन वालदा दीदा दनिस्ता तौर पे सामने नहीं आई, क्योंकि उसके सब बेटे जो है ना वो ड्रग एडिक्ट्स ही हैं बेसिकली, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, तो उसने इसलिए कज़न को अपने खड़ा किया। मोटिव क्या समझ आता है आपको कत्ल का? कत्ल का मोटिव ये ड्रग्स पे लड़ाई है बेसिकली, कि जी वो कहता है कि जी हमारे इलाके में ना बेचो, हम यहाँ पे होल्ड लेंगे। पुलिस ने पहले भी कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कर चुकी हैं। पिछली दफ़ा मैंने जो इस मुकदमे के, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मुद्दई इसमें जो चश्मदीद गवाह है ना जी, वो पहले मेरे पास रह चुके हैं 324 में यहाँ। अच्छा। दोनों क्रिमिनल पार्टीज हैं और वो भी यहाँ पे केसेस हैं उन पे नारकोटिक्स के। यानी आपका इस्टम्पाला जो है वो मुलजिम भी मंशियात फरोश है और मरने वाला भी मंशियात फरोश है, इसलिए दोनों आपसे ताबुन भी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, बहुत तेज़ हैं और इनको पता है, क्योंकि पुलिस की पहले भी तफ्तीश ये देख चुके हैं। लेकिन हमने तो करनी है फोरेंसिक एविडेंस के थ्रू। बिल्कुल। हमने फोरेंसिक एविडेंस इनका भेजेंगे, वहाँ से हमें पता चल रहा है, सारी बात का आइडिया हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने तो बिल्कुल ही मुलजिमान के बारे में, जो मुलजिमान अपने बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, बिल्कुल उसके मुख्तलिफ बात की है। मुद्दई से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुद्दई क्यों बना है, और जिस तरह से मंशियात के हवाले से मुलजिमान कह रहे हैं कि इनके इलाके में इधर मंशियात फरोशी होती है, क्यों होती है, ये DSP साहब से भी जानते हैं। आपने मुलजिमान की गुफ्तगू भी सुनी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है वो भी आपने सुनी, लेकिन मुलजिमान ने इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि उनका कहना है, उनका इल्ज़ाम है कि वकास गैंग जो जिसके साथ उनकी फायरिंग का तबादला हुआ,
وہ عرصہ دراز سے اس علاقے کے اندر منشیات فروشی کر رہے ہیں اور بارہا مرتبہ پولیس کو درخواستیں دی گئی ہیں لیکن کوئی بھی ملزمان کو نہیں پکڑتا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ محکمہ پولیس میں سے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ان سے منتھلیاں لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اس علاقے میں اثر و رسوخ ہے اور وہ اس نشے کی لعنت کو سوسائٹی میں پھیلا رہے ہیں. ڈی ایس پی نولکھا میاں قدیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی حراست میں موجود ملزمان جو ہیں وہ ان کے محکمے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اس کا کیا کہیں گے؟ قدیر صاحب, ایک تو وقت کے لیے شکریہ. انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ایسٹر کے دن کے ایسے فائرنگ ہوئی اور ایک شخص مارا گیا. ملزمان اور جو انچارج انویسٹیگیشن وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی پارٹیاں منشیات کے کاروبار سے کسی طرح منسلک ہے اور ان کی لڑائی بھی اس دن منشیات کی وجہ سے ہوئی. لیکن وہ یہ بھی الزام سال لگاتے ہیں کہ جو ہمارا مخالف گروپ ہے وہ پولیس کو منتھلیاں دیتا ہے اس لیے پولیس ان کو گرفتار نہیں کرتی. آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہے؟ نہیں, اس سلسلے میں آلریڈی تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں اور ہمارے جو سی سی پی او صاحب اور ڈی اے صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ ہم لوگوں نے بے شمار ان ایریاز میں ایف آئی آرز بھی دیں اور بے شمار جو منشیات فروش تھے یہاں پہ جن کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بتاتے تھے ان پہ ایف آئی آر ہو چکی اور ان کے گھروں کو تالے لگے ہوئے, وہ یہاں سے بھاگ چکے ہیں. یہ جس ایریے کا بتا رہے ہیں وہاں پہ کبھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے, ابھی یہ بالکل اس چیز سے کلیئر ہو چکے ہیں اور یہ جو مقتول ہے یہ بھی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. ایسٹر والے دن یہ لوگ انہوں نے خود شراب پی رکھی تھی, یہاں پہ یہ موجود تھے. ان کا جو جھگڑا ہوا جو سابقہ جو ان کے معاملات تھے ان کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا اور اس پہ فائرنگ ہو کے یہ بندے کی ڈیتھ ہوئی. اس میں کسی قسم کا کہ پولیس کو ایسا کرنا ہمارے پاس موجود ہے. میں نے پرسنلی جو ہے نا ان بندوں کو بلا کے سارا چیک کروایا ہے, سب فیک ہے. یہ اس طرح یہ بات کر کے پولیس سے جو ہے نا کوئی ہمدردی یا اس چیز کی توقع کرتے ہیں جو انشاءاللہ ان کو نہیں دی جائے گی. اچھا قدیر صاحب, 3 ملزمان آپ نے پکڑے ہوئے ہیں جس کے اندر ایک جو ہے وہ باپ بیٹا ہے اور ایک ملزم جو ہے وہ کہتا ہے فائرنگ کی ہے. جو فائرنگ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فائرنگ کی ہے لیکن یہ راشد جائی اچانک بیچ میں آ گیا, میں تو وکاس گینگ کے ساتھ میری فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا. جو 2 باپ بیٹے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بے قصور, ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. باپ بیٹا اس سینس میں قصوروار ہیں کہ اصل جھگڑا شروع ان سے ہوا تھا, ان کے گھر کے باہر سارا ہوا اور جو باپ ہے جمیل اس میں اصل میں اس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا اور اس میں کوئی منشیات کا اور ایسا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ نہیں تھا. یہ شراب پی کے ایسٹر والے دن ان کے گھر کے باہر گل گباڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا اور اس نے اس کو ڈنڈوں سے مارا. مقتول اس کے بعد یہاں سے جاتا ہے اور 7 دوسرے لوگوں کو جو وکاس وغیرہ جن کا ذکر کیا گیا ان کو لے کے آ جاتا. وہاں پہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے. جو قاتل ہے اس کی پرانی ان سے جو ہے نا وہ رنجش ہے, وہ اس جگہ پہ موجود تھا جس نے فائر کیا اور جس سے جو ہے نا وہ وہاں پہ بندہ جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگر ایک منٹ کے لیے میاں صاحب مان لیا جائے کہ جو ملزم ہے اس کی بات میں کوئی صداقت ہے کہ یہ وکاس گینگ جو ہے یہاں پہ بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے, لیکن جس طرح سے سی سی پی او لاہور دعویٰ کرتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف, قبضہ گروپوں کے خلاف, سود پہ پیسے دینے والوں کے خلاف اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف 0 ٹالرنس کیا جا رہا ہے, تو رات کو اس طرح سے فائرنگ ایک گروپ کی جانب سے یا دونوں گروپوں کی جانب سے ہونا, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا تھانہ, کیونکہ آپ کے نیچے تھانے آتے ہیں اور نولکھا بھی ان تھانوں میں سے ایک تھانہ ہے, پیٹرولنگ کی کمی ہے کہ لوگ جو ہے وہ رات کو اس طرح فائرنگ کر جاتے ہیں, کہاں پہ کمی رہ جاتی ہے؟ وسائل کی کمی ہے کہ ملزمان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے فائدہ ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں. نہیں, اس میں نہ تو وسائل کی کمی ہے, جس طرح انہوں نے ڈائریکشن دے رکھی ہے ہمارے سینئرز نے, ہم لوگ پورا اس پہ اسی طرح عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بات کو پورا پیرا دے رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی تنگ گلی ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ ایک بندہ مشکل سے گزرتا, اور اس دن تھا بھی رات لیٹ نائٹ تھے, کچھ 3-4 بجے کا ٹائم تھا رات کا, بلکہ الل صبح. ویسے اس وکاس گینگ کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے ابھی تک؟ وکاس گینگ کے خلاف پہلے آلریڈی 2 پرچے اس پہ ایف آئی آر ہیں جو منشیات کی جو ہے نا. اس کیس میں وہ کسی طرح انوالو پایا گیا؟ اس کیس میں وہ انوالو نہیں پائے گئے. اس کیس میں وہاں موقع پہ موجود ہونا, وہاں پہ صرف 2 فائر ہوئے جو اس کو لگے ہوئے ہیں مقتول کو, اس کے علاوہ وہاں پہ فائرنگ بھی کوئی نہیں. اچھا, کوئی اس پہ کوئی فائرنگ نہیں ہے. یہ صرف جو ہیں ملزمان یہ اپنا یہ موقف اختیار کر کے دوسری جو ہے نا وہ مدعیوں کو تھوڑا سا پریشرائز کرتے ہیں
ताकि जो है ना किसी किस्म का हमारी आपस में जो है ना इनकी कोई सुलह हो जाए, कोई दूसरा तीसरा हो जाए। जिस तरह से आपके इंचार्ज कह रहे हैं कि मुद्दई भी पुलिस के साथ ताबून नहीं कर रहे और मुलजिम भी नहीं कर रहे और मुद्दई भी कोई और बना है, तो इससे केस खराब नहीं होगा? नहीं, केस इस सेंस में ख़राब नहीं होता। उनकी वालदा जो है वो मदईयत में नहीं आई थी। उनका जो है उसका जो बिनोई है, जो इनका दमाद है इसकी वालदा का, वो इसमें मुद्दई बना हुआ। अभी उन पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने अपनी तरफ से तमाम केस को कंप्लीट कर लिया, हमने मुलजमान तमाम पकड़ लिए, मज़ीद तफ्तीश उसकी चल रही है, आला कत्ल भी बरामद हो चुका। अब आगे किस तरह चाहते हैं वो डिपेंड करता है मुद्दई पे कि मुद्दई उसमें क्या चाह रहा है। हमें उसमें कोई इतराज़ ना होना चाहिए, ना होता है, ठीक है। जिस तरह उनका जो फैसला होगा हम लोग उस तरह कर देंगे। हमारी तरफ से कातिल मौजूद है, आला कत्ल मौजूद है, तमाम चीज़ें, तमाम शवाहिद, जो चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस की है सारी, हर चीज़ कंप्लीट तमाम है, कंप्लीट हो चुका। हमारा कंप्लीट। बहुत शुक्रिया। डीएसपी नौलखा मियां कदीर अहमद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि सीसीपी लाहौर की हदायत के मुताबिक जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके साथ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई हुई है और मुलजिमान जो पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो मंशियात फरोशों को सपोर्ट करती है या उनसे रियायत बरतती है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस की जो रेपुटेशन है उसको मुलायन किया जा सके और अब खुद कोई रियायत जो है वो हासिल की जा सके। राशिद के कज़न की मुद्दईयत में ये कत्ल का मुकदमा जो है मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। जिस तरह से आपने सुना कि पुलिस भी कह रही है कि मुद्दई जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, मुद्दई भी आके बयान अपना रिकॉर्ड नहीं करा रहा, मकतूल की जो वालदा हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं करा रही। क्या वजह है कि ये पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे और इनके कज़न को क्यों कत्ल किया गया और यही क्यों मुद्दई बने हैं? ये तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? सलमान मसीह। सलमान, आपने किसका मुकदमा दर्ज करवाया? कौन था बंदा जो कत्ल हुआ? मेरा कज़न था राशिद। तो राशिद के बहन भाई वगैरह माँ बाप नहीं है? मौके पे मौजूद नहीं थे। तो आप क्यों मुद्दई बने, वो क्यों नहीं बने आके? इसलिए कि मौके पे मैं मौजूद था, इसलिए मैं मुद्दई बना। पुलिस कहती है कि आप लोग ताउन नहीं कर रहे, इसमें कोई सदाकत है? पुलिस अभी कुछ ताउन कर रही है, पहले नहीं, नहीं। आप लोग पुलिस से ताउन नहीं कर रहे। पुलिस तो आपके साथ ताउन कर रही है, आप लोग पुलिस से ताउन हम कर भी रहे हैं। पुलिस से अब ताउन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है। हुआ कि आपको क्या पता चला है? वही है कि मैं 3:45 बजे इबादत के लिए उठा हूँ और मुझे फायरिंग की आवाज़ आई। जब मैं कार से बाहर निकला तो देखा कि वहाँ पे मेरा जो कज़न था वो ज़ख्मी पड़ा था। तो वहाँ पे मेरा वसीम जो दोस्त थे हमारे रिश्तेदार, उन्होंने बताया है कि इसको जमील और चांद ने डंडर सोटों से मारा, जबकि जो राशिद था उसको कामरान ने पिस्टल से फायर किए जिससे वो जाँ बाक हो गया। तो इसलिए इनके खिलाफ उन्होंने एफ। तो कोई दुश्मनी वगैरह थी राशिद की इन लोगों के साथ? दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं थी, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले। नहीं तो फिर क्यों कत्ल किया आपके कज़न को? ये तो लड़ाई झगड़े की कोई बिना होगी पहले वाली कोई। मुलजिमान कहते हैं कि वो मंशियात फरोश था और जो वहाँ पे बड़ा सरकर्दा ग्रुप है, वकास ग्रुप, उसका कारिंदा वो था। मंशियात फरोश नहीं था बल्कि नशा करता था। आपका कभी कज़न कभार। नशा करता था? जी, कभी कभार। बाकी इसके भाई वगैरह भी नशा करते हैं या अकेले ही? नहीं, ये अकेले ही ये करता। शादीशुदा था? नहीं, क्या शादीशुदा। तो अब आपको लगता है कि मुलजिमान पकड़े गए हैं तो कोई इंसाफ मिल सकेगा, या आप लोग जिस तरह पुलिस से ताबू नहीं कर रहे कुछ और चल रहा है आप लोग? नहीं, अब इंशाल्लाह हम तावन करेंगे और इंसाफ भी मिलेगा हमें। आपकी सारी बातें, कत्ल की वजह क्या बनी? सिर्फ ये कि लड़ाई झगड़ा कोई या और कोई जाती और? रंजिश होगी लड़ाई झगड़े की वजह। पुलिस ने आपको बताया या मुलजिम जो पकड़े गए आपने उनसे बातचीत की कोई? नहीं, अभी तक प्रासी जारी है, देखते हैं। पुलिस कहती है कि जो मकतूल की वालदा हैं वो भी पुलिस के पास नहीं आ रही और बयानात अपने नहीं दे रही। अब हम शामिल तफ्तीश हो गए, सारी हकीकत पेश कर देंगे। चल, बहुत शुक्रिया। आप सलमान की गुफ्तगू सुन रहे थे। ये भी एक हैरानगी की बात है कि मकतूल के सगे बहन भाई या वालदा जो है वो मुद्दई मुकदमा नहीं बनी, बल्कि कज़न जो है वो मुद्दई मुकदमा बने। और इनका कहना है कि इनका कज़न मंशियात का इस्तेमाल ज़रूर करता था लेकिन वो मंशियात फरोश नहीं था और गैर शादीशुदा था। और इनको अभी तक ये पता नहीं है कि लड़ाई की क्या वजह बनी, क्यों इनके कज़न को जो है वो कत्ल किया गया। इनका सिर्फ यही कहना है कि वहाँ पे पहले उसको डंडे सोटों से मारा गया और फिर बाद में एक मुलजिम ने आके फायरिंग कर दी जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ये कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ अब पुलिस के साथ ताउन भी करेंगे क्योंकि मुलजिमान पकड़े गए हैं, बल्कि मुलजिमान को कैफरे करदार तक भी पहुँचाना चाहते हैं।
حکومت کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر بڑا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتی دکھائی دیتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات فروشی بھی ہو رہی ہے اور منشیات کا استعمال بھی جو ہے وہ بے دریغ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اس ٹائم ذوالفقار حسین صاحب موجود ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں اور بڑا اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کی ہمارے معاشرے کے لیے ہے کہ وہ منشیات فروشوں کے منشیات کے عادی جو عادی افراد ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں, مختلف کیمپینز کرتے رہتے ہیں. لیکن ان تمام کے باوجود منشیات فروشی بھی ہو رہی ہے اور منشیات استعمال بھی ہو رہی ہے اور یہ زہر جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور بالخصوص جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر دونوں یعنی مقتول پارٹی بھی اور ملزم پارٹی بھی یہ الزام ایک دوسرے پہ عائد کریں کہ وہ منشیات فروشی کرتے ہیں, منشیات استعمال کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں. ذوالفقار صاحب, وقت کے لیے شکریہ. نولکھا کے علاقے میں یہ کیس پہ ہوا ہے جس کے اندر ایک ارشد نامی شخص کو قتل کر دیا گیا. قتل کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی یہ ایک بڑے سرگرم منشیات کا جو گروپ ہے جو فروخت کرتے ہیں منشیات, ان کا کارندہ تھا اور ہلڑ بازی کر رہا تھا, اس کے اوپر فائرنگ ہوئی. وہ ساری کیمپینز حکومت کی اویئرنیس کیمپین وہ کہاں جاتی ہیں کہ منشیات تو ویسی بک رہی ہے اور اس کے اوپر قتل و غارت بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ڈرگ کا استعمال کرنے والے ہیں اور کیونکہ ان کو بھی ڈرگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے استعمال کے لیے مختلف آپ نے چوک اور چراہوں, سڑکوں, باغوں, پارکوں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو پینے والا وہ سیل بھی کر رہا ہے. ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے, پینے والا سیل بھی کرتا ہے, پینے والا بھی سیل کرتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈکی چھپی بات نہیں. لاہور میں 120 مقامات ہیں جہاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو پینے والا ہے وہ اینڈ سیلر بھی ہے اور کنزیومر بھی ہے. اب رہی بات کہ منشیات کا مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے مختلف جو چوک اور چوراہے ہیں, سڑکیں ہیں, وہ منشیات کے عادی افراد سے بھر چکے ہیں. پہلے بھی لاہور میں جو تقریباً 2-3 سال پہلے جو ہماری اینول رپورٹ ہے اس میں ہم کہتے تھے کہ جی 80 مقامات ہیں, 70 کے قریب ہیں, اب تو 120 مقامات ہیں. اب آپ نہر کا ذکر اس لیے سارے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نہر کی بھی نشاندہی کی. نہر سے ہربند پورہ سے لے کے ٹھوکر نیادبے تک تقریباً 16 مقامات ہیں. یعنی آپ ہربنس پورہ سے شروع ہو جائیں, لال پول, فتح گڑھ, مغل پورہ, دھرم پورہ, رائل پام جو ہے, اس کے بعد جو مصطفیٰ آباد دھرم پورہ میں لائنیں آتی ہیں, اس سے آگے آ جائیں جو لاہور کا مرکز ہے, مسلم ٹاؤن ہب ہے, اس کے بعد پھر اور آگے چلے جائیں, پنجاب یونیورسٹی کو کراس کر دیں, پھر کے سامنے اتنا ڈھیر لگ گیا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کے سامنے, اس کے بعد ایک مریا پل, لاری اڈا, داتا دربار, گڑھی شو, اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں آپ کانا جائیں کانا مین روڈ کے اوپر تقریباً آپ کو سینکڑوں ڈرگ کی چینج ہے وہ نہیں بریک ہو پا رہی. کیا نہیں, اس میں دیکھیں سپلائی آن ڈیمانڈ کا ان ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اب آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی تھی نا اس کی گینگ کی, اب اس میں 2 چیزیں ہیں. سپلائی ریڈکشن ایک علیحدہ ایشو ہے اینڈ ڈیمانڈ ریڈکشن ایک علیحدہ ایشو ہے. سپلائی ریڈکشن میں سمجھتا ہوں, جہاں تک میری انفارمیشن نالج ہے, اس میں اینٹی نارکوٹک فورس اور ہماری لاہور پولیس یا پنجاب پولیس اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. لیکن پہلے اتنے پرچے نہیں ہوتے تھے, پہلے اتنی ریکوری نہیں ہوتی تھی. اب ریکوری بھی ہو رہی ہے, پرچے بھی ہو رہے ہیں, اور دیکھیں اس کے بعد اور لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں استعمال کرنے والے. اور اس کے بعد اینٹی نارکوٹک فورس کا رول دیکھ لیں, انہوں نے بھی ٹریمنڈسلی کام کیا ہے, منوگنی ٹنوں کے حساب سے پکڑی ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. میرا خیال ابھی تک ہمارے وہ چیزیں پازیٹیوٹی سامنے نہیں آئی. لیکن آپ بھی سمجھتے ذوالفقار صاحب کہ جس طرح سے یہ منشیات ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے, جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو منشیات فروش ہیں یہ ایک گینگ وار ٹائپ کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں, ہمارا علاقہ اور علاقے کے اندر دوسرے بندے کو نہیں. یہ جو ابھی بات بتا رہے ہیں ملزمان اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ 2 طرفہ فائرنگ ہوئی ہے, انہوں نے بھی فائرنگ کی, ہم نے بھی فائرنگ کی, اور اس کے اندر یہ بندہ جو ہے کہ مر گیا. تو یہ تو دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں ایک اور جو بڑا اہم پہلو ہے کہ اس میں اب جو گزشتہ چند مہینوں میں پہلا ایک کیس تھا کہ ایک بچہ کرسٹلائز کا نشہ کرتا تھا, اس نے اپنی ماں کو مار دیا. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ماں خود جو وہ اس کے ساتھ کرسٹلائز کا نشہ کرتی ہے. ابھی آپ نے ایک اور واقعہ دیکھا جس میں تقریباً 3-4 افراد جو ایک
ड्रग आइस का इस्तेमाल करता था, साथ पबजी गेम का हीरो अपने आप को कहलाता था। उसने भी वही फिल्मी सीन अदा किया जिसमें 4 अफराद को बेसिकली हमारे माशरे में जो रवायात हैं, जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी का जो एक मजबूत पिलर अखलाकियात था, वो हम उसको खो रहे हैं। तो ये कैसे कम होगी? खो इसलिए रहे हैं कि हमारे अंदर इस मोबाइल ने, ये जो आज की नई टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, इसने हमारे सोसाइटी के सिस्टम को खराब कर दिया। तो ये खत्म कैसे किया ये जाए? हमने सब ने मिलकर करना है। देखें, ये तो बढ़ता जा रहा है, जितनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है उसके साथ बढ़ता जा रहा है। सर सवाल सिर्फ ये है, जिस तरह आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, हम तो उन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं ना, अभी उन पे आप डिस्कस कर रहे हैं जो हमें नहर से इस तरफ आ रही हैं। देखें, ड्रग एडिक्शन में 2 चीज़ें बड़ी हैं। अमीर का बच्चा जो है वो घर के अंदर नशा कर रहा है, जिसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, और गरीब का बच्चा जब सड़क और बाग और चौराहे पे आता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने सोसाइटी के अंदर जितने सेगमेंट हैं, अब देखें जितनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिसमें बैरिया, वलेंशिया, डिफेंस के जितने फेसेस हैं, उसके बाद मॉडल टाउन, गुलबाग और क्या कहते हैं रायविंड रोड पे जितनी सोसाइटी है, हम उनको डिस्कस नहीं करते, इसलिए कि वो बच्चे घरों के अंदर नशा करते हैं, ये बच्चे बाहर आ जाते हैं, वो वालिदैन उनसे जाके पूछे, वो ज़्यादा परेशान क्या है। हमारे माशरे से ये जो इस्तेमाल है मंशियात का, ये कम हो सकता है, रोका जा सकता है? सर, उसमें उसको रोकने के लिए मैं बारहा कह चुका हूँ, हमें सबको सर जोड़ के बैठना है। देखिए, मेरा काम या आपका काम नहीं है, मैं आवाज़ उठाता हूँ, आपको बताता हूँ, आप उसको हाईलाइट करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपना, लेकिन मिन हैसुल कौम, देखिए पॉलिटिकल विल को इस्टेब्लिश करना है। जब आप पॉलिटिकल विल को इस्टेब्लिश करेंगे, द होल कंट्री, होल सिटी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अदारों पे असर पड़ेगा, हमारी जो सोसाइटी के बड़े हैं उन पे असर पड़ेगा। अब हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हम ये कहेंगे हमारे लाहौर की सारी सड़कें ड्रग एडिक्ट से भर जाएं। हमारा लाहौर का जो फेस है, एक हिस्टोरिकल फेस था, वो अब ऐसा ऐसा ख़त्म हो गया है, वो कहाँ नज़र आता है हमें? हम तो जिस सड़क पे जाएं हमें ड्रग एडिक्ट्स नज़र आते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, देखें, आप अदारों को ब्लेम हम लगाते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी भी अदा करनी होती है। हम वालिदैन, देखें वालिदैन का क्या रोल है, मैं समझता हूँ 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट, सरकारी इदारे, पेरेंट्स और टीचर। हम वो सारे अपनी जिम्मेदारियों से उदा बनाएं, हमें एक स्टेज पे आना है, हम सबको मिलकर कलेक्टिवली काम करने की। देखिए, आप कितना काम करते रहेंगे, आप तो आवाज़ उठाते रहेंगे, मैं भी आपके साथ आवाज़ उठाता रहूँगा, हमें कलेक्टिवली सबको मिलकर ये काम करना है। सही, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इब्तिदा से लेके इख्तिताम तक, मुझे यही लगता है कि दोनों कहीं ना कहीं मंशियात के इस्तेमाल और मंशियात की फ़रोख्त के अंदर मुलव्विस हैं। इसी वजह से मुद्दइयों की जानिब से भी पुलिस के साथ ताउन नहीं किया जा रहा, और जो मकतूल के बुरसा हैं वो बिलखसूस ना तो पुलिस को बयान दे रहे हैं और ना ही वो इस केस में पेशरफ्त के हवाले से पुलिस के साथ परसू कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के दौरान जो मुलजमान की जानिब से पुलिस के पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम है कि पुलिस भी मुलव्विस है मंशियात फ़रोशी में, और जो मंशियात फ़रोश हैं उनको वो सपोर्ट करती है, वो बाकायदा इनको मंथलियाँ देते हैं, जिसकी वजह से इलाकों में मंशियात फ़रोशी होती है। जो इख्तियार हमारे जो आला अफसरान हैं उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को भी क्लोजली मॉनिटर करें कि कहीं महकमे के अंदर ऐसी अफराद मौजूद तो नहीं जो इस नासूर को फैलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं चंद टकों की खातिर। DSP साहब ने तो इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली रूल आउट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इल्ज़ाम लगा है तो उसकी कहीं ना कोई बुनियाद ज़रूर होगी, उस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। और जुल्फ़िकार साहब ने जैसे कहा कि हमें महसूल कौम नशे से लड़ने की ज़रूरत है, और बिलखसूस वालिदैन को अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो मंशियात का इस्तेमाल ना करें, और अगर इसमें वो मुलविस हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर उनको एजुकेट किया जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन कराई जाए, ताकि इस किस्म के वाक़यात, यानी मामूली सी बात नशा करके वो घर के बाहर आ गया, हुल्लड़बाजी करनी शुरू कर दी और इसके ऊपर फायरिंग होगी और वो जान से चला गया, इस किस्म के वाक़यात का रोकथाम किया जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।